तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस आज यार इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट से भरा हुआ और सबसे मेन बात बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है। आपका चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, बहुत ज्यादा हाई वेटेज लेता है आपके एग्जाम में। तो आज यार इसको हम करेंगे स्टार्ट, बिल्कुल डिटेल में करेंगे इसको, एडवांस तक अप्रोच करेंगे कि आपका चाहे जेई के स्टूडेंट हो चाहे नीट के स्टूडेंट हो, सबके लिए पूरा बराबर आपको कंटेंट मिल जाए। और इसके बाद जाइए आपका नीट का कोई भी क्वेश्चन हो और चाहे जेई मेंस का चाहे जेई एडवांस का भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे इजीली टैकल हो जाए। तो चलो यार सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस शुरू करते हैं आज से यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और इसको एडवांस तक अप्रोच करके अपना खत्म कर देंगे। तो यार बात करेंगे इसकी बेसिक से। आज हमने बेसिकली तीन चीजें डिस्कस करनी है। पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सारे बेसिक्स देखेंगे, जो सिंपल सी टर्म्स हैं उनको देखेंगे। सिंपल तो है लेकिन समझ नहीं आती तब भी बच्चों को, तो पहले इसको देखेंगे। इस साइड आपके क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आज हम करेंगे वर्नर थ्योरी और लास्ट में आज करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिस पे बेस पे भी क्वेश्चन अभी अभी जस्ट आए हुए थे जेई में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। पहले बात कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक सी। देखो एडिशन सोल्ट होते हैं। एडिशन सोल्ट क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सोल्ट को मिला दे, दो या दो से ज्यादा सोल्ट को एड अप कर देते हैं, तब जो आपके सोल्ट बनते हैं उनको बोलते हैं एडिशन सोल्ट्स। ठीक है, तो एडिशन सोल्ट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक डबल सोल्ट, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली हमें तो चैप्टर में इसी को डिस्कस करना है, लेकिन मैं इधर समझाना ये चाहता हूं, मेरी इंटेंशन बस एकमात्र इतनी है कि आपको ये पता हो कि डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। कभी कभी पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। तो डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है तो दोनों ही एडिशन सोल्ट, तो लेकिन बस डिफरेंस क्या है उसकी बात करनी है। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया है एक, देखो ये मैंने लिया है आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6 वाटर। ठीक है, इसको वैसे बोलते हैं मोहर सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, मोहर सोल्ट, MOHR। इसको क्या बोलते हैं, मोहर सोल्ट। इसको बोलते हैं मोहर सोल्ट, है ना, इसको बोलते हैं मोहर सोल्ट। ए है आपका मोहर सोल्ट और एक मैंने कोई भी एक रैंडमली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया। इसको भी सब बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे क्या है, बस अभी देखो कि ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस इतना है कि जैसे हमने ए लिया, जैसे बस मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है, आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है ना, कोई सोल्यूशन है आपके पास, तो बस क्या करो, डबल सोल्ट को उठाओ और इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दो। देखो आपने डबल सोल्ट उठाया, सोल्ट को उठाया, इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। डबल सोल्ट की क्या प्रॉपर्टी है कि जब इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो जितने भी आयन पॉसिबली बन सकते हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं। मतलब बेसिकली बात करें तो देखो मैंने क्या लिखा, डबल सोल्ट की मैंने एग्जांपल लिखी है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, गिव ऑल पॉसिबल आयन इन सॉल्यूशन, कि जितने भी आयन पॉसिबली मिल सकते हैं हमें, वो हमें मिल जाते हैं जब इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं। जैसे हम NaCl को, नमक को, जब हम नमक को अपने देखो, जब हम NaCl है, ये अपने पास वाटर है, वाटर में हमने NaCl डाला, वाटर में हम NaCl डालते हैं, तो जब पानी के अंदर NaCl डालते हैं तो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डबल सोल्ट में भी ऐसा ही होता है कि जितने भी आपके पॉसिबल आयन बन सकते हैं उतने आयंस बन जाते हैं। जैसे जब इसको आप डबल सोल्ट को आप इसके अंदर डालोगे तो ये टूट जाएगा और आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे, इधर देखो कौन कौन से आयन मिल सकते हैं आपको। देखो बेसिक सी बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई टफ भी नहीं है। देखो पहली बात आपको मिल सकता है आयरन 2 पॉजिटिव, तो आपको एक आयन मिलेगा, क्या मिलेगा, आयरन 2 पॉजिटिव। अभी देख लो, एक आयरन 2 पॉजिटिव मिलेगा, एक SO4 2 नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो देखो आपको क्या क्या आयन इधर पॉसिबल है, एक इधर आयरन पॉजिटिव मिल सकता है, एक SO4 2 नेगेटिव मिल सकता है, अमोनियम आयन मिल सकता है, मतलब NH4 पॉजिटिव, है ना, NH4 पॉजिटिव मिल सकता है,
और आपको क्या मिल सकता है, SO4 तो हमने लिख ही दिया पहले, और वाटर मिल सकता है, ठीक है। वाटर में मतलब OH नेगेटिव और H पॉजिटिव हमें मिल सकता है। तो डबल सोल्ट की प्रॉपर्टी यही है कि जब डबल सोल्ट को हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो जितने भी पॉसिबल आयन है उसमें वो स्प्लिट हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या खास बात है, ये बहुत अच्छा कंपाउंड है, इसमें कुछ अलग ही चीजें चल रही हैं। ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं, अब मान लो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब डबल सॉल्ट खत्म करो। डबल सॉल्ट मैंने आपको बता दिया कि जो भी जितने भी आयन पॉसिबल है उन सब में डिसोसिएट हो जाता है जब उसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बात है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, गिव कॉम्प्लेक्स आयन और आयोनाइज आयन हमें मिलता है। पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात यह है कि बस जब इसको आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब इसको आपने बीकर में डाला, इसमें मतलब सॉल्यूशन में डाला, तो आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे, बस एक तो आपको पोटेशियम मिलेगा, एक आपको पोटेशियम मिलेगा, 4 पोटेशियम आपको मिल जाएंगे, और आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जो ब्रैकेट के अंदर है ना, आपका जो ब्रैकेट के अंदर है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो आपको ये दो चीजें मिल जाएंगी। एक आपको क्या मिल जाएगा, इधर आएगा आपका 4 नेगेटिव, है ना। चलो 4 से अभी कोई मतलब नहीं है, तो अभी बात बस इतनी कर रहे हैं कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप डालते हो तो आपको बस ये दो चीजें मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि अब आपको इधर आयरन 2 पॉजिटिव भी मिले और Cn, इधर देखो Cn क्या है आपका, Cn नेगेटिव स्टेट में होता है, Cn नेगेटिव साइनाइड आयन। तो ऐसे इधर से, लेकिन अब आपको ये नहीं होगा कि आपको आयरन पॉजिटिव की मतलब ए भी टूट जा रहे हैं। इधर आपका आयरन 2 पॉजिटिव है और इधर Cn नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन वाला स्पेयर है, इसमें जो आयंस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। इसमें क्या था कि सारे के सारे जितने भी पॉसिबल हमें आयंस मिल सकते थे वो हमारे डिसोसिएट हो जाते थे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ए चीज होती है, ए वाटर या कोई भी सॉल्यूशन में ए अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता, ए आयन ऐसे का ऐसे ही रहता है। इधर से आपको ऐसा नहीं होगा कि इधर आपको Cn नेगेटिव मिल जा रहा है या आयरन 2 पॉजिटिव मिल रहा है। बस ये फर्क है, इतना फर्क है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सोल्ट के बीच में, कि डबल सोल्ट में जब आप उसको सॉल्यूशन में डालोगे तो जितने पॉसिबल आयन्स मिल सकते थे उतने मिल जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेकिन आपको क्या मिलते हैं, बस दो चीजें मिलती हैं, एक कॉम्प्लेक्स आयन, एक आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है, एक मिलता है आयोनाइज्ड आयन। ये जो आपके हैं इनको बोलते हैं आयोनाइज्ड आयन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी इतनी सी है। इधर आपको Cn नेगेटिव नहीं मिलेगा, इधर आपको Cn नेगेटिव नहीं मिलेगा, ए ऐसे ही रहेगा, हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहेगा। समझ गए बात। तो इधर आपको जब आप सॉल्यूशन में डालते हो तो आपको क्या मिलता है, गिव कॉम्प्लेक्स आयन और आयोनाइज आयन ओनली। तो ये सिंपल सा फर्क था डबल सोल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि डबल सोल्ट जब पानी में डालते हैं किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो जितने पॉसिबल हमें मिल सकते थे आयन उतने मिल जाते हैं। इस करके इधर हमें आयरन 2 पॉजिटिव भी मिलता है, लेकिन इधर आपको आयरन 2 पॉजिटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मतलब हमेशा कॉम्प्लेक्स आयन में ही रहता है, कॉम्प्लेक्स आयन डिसोसिएट नहीं होता। क्लियर है बात। तो ये बात हो गई पहली बात कि डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये आपका डबल सोल्ट था, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। अब आगे बात करते हैं, अब हमने सारी बात करनी है अपनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे ही, इसी पे हमको रहना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन यही है, जैसे मैंने बताया था कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ आपके एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्रॉडली अगर बताएं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक आयोनाइज्ड आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है आयोनाइज्ड आयन, एक होता है कॉम्प्लेक्स आयन, ब्रॉडली अगर बात करें, ठीक है। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, आयोनाइज्ड आयन होता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। अब आगे थोड़ा और खोल के देखें तो अब बात करते हैं अंदर की चीजों को हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, क्या क्या नेम है उनके। तो जो बाहर है आपके पोटेशियम है, जो ब्रैकेट के बाहर है ना, जितने भी एटम, जो आपके ब्रैकेट के बाहर जितने भी एटम है
उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं काउंटर आयन। उनको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। मैंने आयोनाइज्ड आयन भी लिखा हुआ है, तो आप आयोनाइज्ड आयन भी बोल सकते हो, काउंटर आयन भी बोल सकते हो, या आयोनाइजेशन स्पेयर भी बोल सकते हो, कि मतलब जो आयोनाइज हो जाता है, मतलब जो टूट जाता है, ठीक है ना। और जो ये आप आयरन है, आयरन इधर क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम, इधर आयरन क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो आयरन आपका क्या है सेंट्रल एटम, ठीक है। तो आयरन को इधर अपना क्या है सेंट्रल एटम। जो ये आपके सीएन लगे हैं, 6 सीएन है, 6 साइनाइड ग्रुप लगे हैं सीएन नेगेटिव, इनको आज से आप याद रखोगे कि नवा वर्ड आपके लाइफ में आया, इनको बोलते हैं लिगेंड्स। इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। अभी लिगेंड्स बताऊंगा क्या चीजें होती हैं, अभी बस इतना देखो। जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आई होप आपको क्लियर हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है एक्चुअल में। ये सब बात हम केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कि बस एक एटम से दूसरे एटम को की तरफ जो बॉन्ड होता था, और एक एटम ही दोनों के दोनों लोन पेयर, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देता था दूसरे वैकेंट ऑर्बिटल में, दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो आई होप क्लियर हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो आपको पता है क्या है, ठीक है। ये सब तो बहुत बेसिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ए था आपका, ए है आपका लिगेंड। लिगेंड्स हैं आपके जो मेटल से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो ए है आपके लिगेंड्स, होली होली सब क्लियर होता जाएगा। और जो देखो CN6 है, मतलब 6 साइनाइड ग्रुप लगे हैं, तो जो 6 है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ये बताता है कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हैं किसी कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, ठीक है। अभी डिटेल में आगे और करेंगे जब हम इधर आएंगे। तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इधर 6 साइनाइड है और हर एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो आपके 6 इधर कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। और ए जो, अच्छा अब देखो जो मैंने एक डॉटेड स्क्वायर बनाया, आपको शायद दिख भी रहा हो, शायद क्या दिख ही रहा होगा। तो डॉटेड में जो एक मैंने बनाया है, तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। मतलब जब जो काउंटर आयन को अगर हटा दें, काउंटर आयन को ना देखें, काउंटर आयन के अलावा जितनी भी चीज है जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो ए थी यार इसकी रिप्रेजेंटेशन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चीजों को क्या क्या बोलते हैं। जो बाहर होता है स्पेयर से उसको बोलते हैं काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्पेयर। अंदर जो आपका आयरन है इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। जो आपके सेंट्रल एटम से डायरेक्टली बॉन्ड है उनको लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे। और जो ये पूरा है आपका काउंटर आयन के अलावा जो है आपका, उसको बोलते हैं कोलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्लियर है बात। तो अब आगे बात करें, अब बात करते हैं लिगेंड्स होता क्या है। आपने पहली बार, वैसे तो आप काफी आगे आ चुके हो तो आपको एक बार तो आपने देखा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हो। तो आपकी जिंदगी में आज एक नवा वर्ड आया लिगेंड्स। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, ये चीज होती क्या है। तो लिगेंड्स देखो क्या होते हैं, स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंपल सा फंडा ये है, और स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उनको बोलते हैं लिगेंड्स। देखो मैंने आपको बताया था जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कहां केमिकल बॉन्डिंग में, तो उधर मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा एटम और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही। तो आपका उसमें होता क्या, मैंने आपको बताया था कि जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं डोनर एटम, और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। ये चीज भी आपको क्लियर होगी, ठीक है ना, ये चीज भी आपको क्लियर होगी। तो लिगेंड्स क्या होते हैं आपके, लिगेंड्स होते हैं डोनर एटम। लिगेंड्स आपके क्या होते हैं, डोनर एटम। तो क्या है, स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लिगेंड्स। बस सिंपल सा फंडा है। बस उधर मैंने बस आपको इतना ही बताया था कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपका एक डोनर एटम होता है, एक एक्सेप्टर एटम। बस अब उसी का मैंने आपको टेक्निकल वर्ड बता दिया कि इसको IUPAC में क्या बोलते हैं। तो इसको बस डोनर एटम को हम लिगेंड्स बोलते हैं। बस सिंपल सा फंडा इतना है, ठीक है ना।
तो और लिगेंड्स की बात करें, लिगेंड्स एक्ट करते हैं एज ए लेविस बेस। लेविस बेस क्या होते हैं, आई होप ये चीजें तो अब क्लियर हो। लेविस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए। और लिगेंड्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स की प्रॉपर्टी, लिगेंड्स की डेफिनेशन ये है कि डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये एक्ट करते हैं एज ए लेविस बेस, क्योंकि लेविस बेस ही क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको ही हम लेविस बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे बात करें लिगेंड्स की, तो इट में बी न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आल्सो। मतलब कि लिगेंड्स में लिगेंड्स जो हैं आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। इधर से आपकी एक कंफ्यूजन अराइज हुई होगी, क्योंकि आपने तो देखा कि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो लिगेंड्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो डोनेट कैसे करेंगे, एक कंफ्यूजन होती है। एडवांस पे थिन लाइन भी बन जाती है। आपसे कभी कोई पूछ भी लेते हैं कि लिगेंड्स में क्या पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, तो आप बोलोगे यस पॉसिबल है। अब बात करेंगे कैसे। पहली बात तो लिगेंड्स में लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी। कैसे बात करें, आपको नेगेटिव चार्ज का तो क्लियर होगा, जैसे Cn नेगेटिव है ना, Cn नेगेटिव, तो ये Cn नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है ना। लोन देखो, नाइट आपका क्या है, Cn नेगेटिव है, तो Cn नेगेटिव में आप Cn नेगेटिव ऐसे होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा Cn नेगेटिव है आपका, तो इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो इजिली डोनेट कर देगा, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके नेगेटिव चार्ज स्पीसीज थे और लिगेंड्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो Cn नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही देगा, नेगेटिव चार्ज है ही है। बात रहती है पॉजिटिव चार्ज में कि पॉजिटिव चार्ज कैसे डोनेट करते हैं। तो देखो मैंने एक एग्जांपल दी है, देखो मैंने क्या लिया है, NH2 और साथ में NH3 पॉजिटिव। तो मैंने क्या एग्जांपल ली है, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड, बहुत तगड़ी एग्जांपल है, काफी बार देखने को भी मिल जाती है, ठीक है। NH2 NH3 पॉजिटिव। तो देखो इधर क्या है, ओवरऑल इस चार्ज लिगेंड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ओवरऑल क्या चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन इधर इसके साथ वाले में लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर से डोनेट कर देता है, तो इधर से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इस करके ए बी एक्ट करता है लिगेंड्स के। तो लिगेंड आपके पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन तब भी लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके जो नेबर जो एटम है उसके पास लोन पेयर है, तो इजिली उधर से डोनेट करके अपनी लिगेंड की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो लिगेंड याद रखना कि आपका पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूं तो आराम से बस करते रहना, ठीक है ना। मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी पॉइंट मिस हो, नहीं तो चाहता तो ये मिस भी कर सकता था, सीधा आ जाता इधर से, ठीक है ना। तो लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि कुछ मिस हो जाए, ठीक है ना। अब आगे बात करें टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की, लिगेंड्स की टाइप देख लेते हैं। लिगेंड्स के वैसे तो हम एक टाइप देख भी सके हैं ऐसे कि लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी, ठीक है ना। लेकिन अब हम कुछ दूसरे वे में देखेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ लिगेंड देखेंगे बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। एक टर्म आती है, आज से आपकी लाइफ में एक टर्म आएगी, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एटम, या ये कहें कि कितने, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू डोनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डेंटिसिटी। अभी देखो क्या डेंसिटी का मतलब, क्या कि किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल की कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। समझ रहे हो अभी, मतलब सिंपल सा, अभी देखो एग्जांपल से समझ जाओगे डेंटिसिटी होता क्या है। पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की। पहली टाइप है मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब जिसकी डेंटिसिटी, ओ लिगेंड्स जिनकी डेंटिसिटी 1 हो। डेंटिसिटी 1 का मतलब क्या, कि जिनमें एक ही लोन पेयर या एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हो, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो, उनको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड, ठीक है, उनको बोलते हैं मोनोडेंटेड। लिगेंड्स आपके क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब बस हम आगे क्लासिफाई करेंगे लिगेंड्स को, जैसे मोनोडेंटेड मतलब जो एक ही लोन पेयर डोनेट करे, बाइडेंटेड मतलब जो 2 लोन पेयर डोनेट करें, ट्राइडेंटेड, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। बस सिंपल सी चीजें हैं। मोनोडेंटेड क्या एग्जांपल मैं लिया सीधा, जैसे अमोनिया। आपका अमोनिया में पता है आपके पास लोन पेयर होता है, तो ये अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, तो ये आपका मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड का मतलब समझ रहे हो, डेंटिसिटी 1 है,
डेंटिसिटी 1 का मतलब क्या कि उसमें उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सिंपल सा मतलब इतना है। या टेंडेंसी की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू शेयर या डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, टू डोनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किस सेंट्रल एटम को वो डोनेट कर सकता है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकता है, उसी को बोलते हैं डेंसिटी। सिंपल सा वर्ड इतना है, ठीक है ना। तो आपका Cn नेगेटिव जैसे है तो Cn नेगेटिव एक मोनोवेलेंट होता है, मतलब मोनोडेंटेट होता है, एक ही आपका बॉन्ड बनाता है, एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, तो होता है आपका मोनोडेंटेट, ठीक है ना। तो मोनोडेंटेट की एग्जांपल क्या है, अमोनिया, वाटर। तो वाटर भी एक आपका बॉन्ड बना, एक इधर वाटर में देखो, वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही लोन पेयर से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ए भी आपका मोनोडेंटेट है, ठीक है। ए भी आपका क्या है, मोनोडेंटेट, क्योंकि एक टाइम पे वाटर एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। Cn नेगेटिव हो गया, X नेगेटिव हो गया, X क्या इधर आपके हेलोजेंस, क्लोरीन हो सकता है Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, तो ये आपके है मोनोडेंटेट, जो मतलब एक आपका क्या, जिनकी डेंसिटी 1 हो, मतलब जिनमें एक लोन पेयर हो, एक ही लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हो, वो होते हैं आपके मोनोडेंटेट। उसके बाद आता है बाइडेंटेट, जिनकी डेंसिटी 2 हो, जैसे आपका है ऑक्सलेट आयन। एक है आपका ऑक्सलेट आयन, देखो मैंने आपको एक बार जब हम कॉमन नेमिंग कर रहे थे, सबसे पहला लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उधर मैंने आपको कराया था कॉमन नेमिंग में, एक कराया था ऑक्सैलिक एसिड, एक इसको क्या बोलते हैं COH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो जब इसमें से बस H पॉजिटिव निकाल दें, तो इसको बोलते हैं ऑक्सैलेट आयन, तो इसको बोलते हैं ऑक्सैलेट आयन। तो ए है अपनी बाइडेंटेट की एग्जांपल। देखो जो मैं एग्जांपल करा रहा हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे आपको देखे भी लगेगा और याद भी हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ऑक्सैलेट आयन, तो ऑक्सैलेट आयन आपका ये है, तो इसमें देखो 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इस करके बाइडेंटेट है कि 2 आपके इधर से 2 जगह से अपने क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये आपका क्या है, बाइडेंटेट, ठीक है ना। एक दूसरी एग्जांपल, अच्छा ऑक्सैलेट आयन को हम शॉर्ट में OX भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट में हम OX भी लिखते हैं, और आगे हम बात करेंगे नेमिंग के टाइम भी। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल और ली है ग्लाइसिन आयन। देखो ये ग्लाइसिन एक क्या होता था आपका, ये है ग्लाइसिन। आपको अगर आपने बायोमोलिक्यूल मेरे से किया हुआ है तो उधर मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिन एक मात्र अमीनो एसिड ऐसा है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं था। लेकिन चलो अभी बात हम दूसरी कर रहे हैं। तो ये आपका ग्लाइसिन था, तो ग्लाइसिन में से बस जब H पॉजिटिव आपको निकाल देते हो तो आपका बन जाता है ग्लाइसिन आयन। तो ए भी आपका बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट कैसे है, क्योंकि एक आपका इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इधर आपका नाइट्रोजन भी तो है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, तो इधर से 2 डेंसिटी है, इधर मतलब 2 जगह से या 2 लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है, एक इधर से एक इधर से। तो कभी कभी एक पूछ भी लेते हैं कि ग्लाइसिन जो आयन है, उधर से ग्लाइसिन आयन में कौन कौन से एटम डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं, तो एक आपका ऑक्सीजन एटम रखता है, एक नाइट्रोजन एटम रखता है, 2 एटम है जो कि डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं। तो ग्लाइसिन को भी शॉर्ट फॉर्म में ग्लाई बोल देते हैं, GLY, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने और लिया, 3 एग्जांपल लिया और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इनको याद भी रखना, तो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस इतनी बार हो जाएगी कि अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल और लिया, इथाइल डाइएमाइन। देखो ये है आपका इथाइल, है ना, ये आपका इथाइल है, इथाइल के साथ 2 अमाइन लगे हैं, इथाइल के साथ 2 अमाइन लगे हैं, तो इसको बोलते हैं इथाइल डाइएमाइन, जिसको शॉर्ट में हम EN भी बोलते हैं, EN, ठीक है। तो इथाइल डाइअमाइन, तो ये यहाँ आपकी ए भी आपका बाइडेंटेट है, क्योंकि एक आपका लोन पेयर इधर है, इसके पास नाइट्रोजन के पास एक इधर है, तो ये भी आपका बाइडेंटेट है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो ए था आपका पहले मोनोडेंटेड, ए था आपका बाइडेंटेड।
आगे बात करें ट्राइडेंटेड की, तो ट्राइडेंटेड क्या होता है, जिसमें 3 लोन पेयर या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हो। तो उसकी एग्जांपल देख लो, उसकी एग्जांपल क्या है, डाई इथाइल ट्राई अमाइन। डाई इथाइल ट्राई अमाइन, तो याद रखना डाई इथाइल ट्राई अमाइन आपका क्या है, ट्राइडेंटेड। देखो क्या है, डाई इथाइल, 2 इथाइल है मतलब, तो एक इथाइल ग्रुप आपका ए रहा है ना, एक इथाइल ग्रुप आपका ए रहा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको, एक इथाइल ग्रुप आपका ए रहा, एक इथाइल ग्रुप आपका ए रहा, 2 आपके इथाइल ग्रुप हैं और 3, 1 2 और 3 आपके अमाइन ग्रुप है, तो इस करके बोलते हैं इसको डाई इथाइल ट्राई अमाइन। आपने वैसे नोटिस किया, ऐसे याद करना भी आसान है कि अगर इथाइल 2 होंगे तो अमाइन 3 होंगे, मतलब जितने इथाइल होंगे उससे +1 आपके अमाइन होंगे। जैसे इधर पहले केस में बात करें तो आपका एक इथाइल था तो 2 अमाइन थे, तो इसको नेमिंग क्या आएगी, इथाइल डाई अमाइन। उसके बाद आपके अगर 2 इथाइल हैं तो 3 अमाइन होंगे, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो डाई इथाइल ट्राई अमाइन इसको बोलते हैं। तो इसमें देखो ट्राइडेंटेड है क्योंकि इधर 3 नाइट्रोजन है, एक ए और तीनों में लोन पेयर है, तो इजिली डोनेट कर सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, 3। तो इसलिए है अपना ट्राई, इसलिए अपना क्या है, ट्राइडेंटेड है। इसकी नेम, इसको शॉर्ट में डाईइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डाईइन। तो इसके नाम से कंफ्यूज ना होना, डाईइन है लेकिन ये है क्या, ट्राइडेंटेड, क्योंकि डाईइन क्या बस रिप्रेजेंट कर रहा है, डाई इथाइल, लेकिन इसमें 3 अमाइन है, तो कभी कभी ये नाम कंफ्यूज कर देता है। पूछ लेते हैं कि आपको बताओ डाईइन में, डाईइन की डेंसिटी क्या है, या आपसे पूछ ले कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हो, तो आप डाई देखते हो तो आप 2 लगा देते हो, तो लेकिन याद रखना इसमें 3 है। तो डाईइन से तो आपको बस कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि डाई इथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो डाई इथाइल ट्राई अमाइन है और डोनेटिंग एटम्स कौन से हैं, अमाइन वाले। तो अमाइन आपके 3 है, इस करके आपके 3 इधर क्या है, डोनेटिंग एटम है, तो 3 इसकी डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद टेट्राडेंटेड ले लें, तो टेट्राडेंटेड में भी हम आगे इसको और एक्सटेंड कर दो यार, सिंपल सी बात। पहले आपका डाईइथाइल ट्राईअमाइन था, अब अगर आप ट्राईइथाइल, कहाँ गया अपना ट्राईइथाइल, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, शॉर्ट में लिखा है, मैंने लिखा है कि इसको शॉर्ट में ट्राईन बोलते हैं, जगह नहीं बची थी अपने पास, तो इसको बोल सकते हैं ट्राईइथाइल टेट्राअमाइन। ट्राईइथाइल टेट्राअमाइन बोल सकते हैं क्योंकि देखो 3 इथाइल है आपके पास, 1 2 3 इथाइल ग्रुप है और 4 आपके पास अमाइन है, एक ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा, एक ए रहा, तो इसको बोलते हैं ट्राईइन, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्राई इथाइल टेट्राअमाइन, ठीक है, कि जितने इथाइल होंगे उससे +1 आपके अमाइन होंगे। तो इसमें आपके ए क्या है, टेट्राडेंटेड, क्योंकि सिंपल सी बात है 4 अमाइन है और 4 अमाइन है तो 4 हर एक अमाइन में एक लोन पेयर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है, इस करके इसकी डेंसिटी क्या है, 4 है, तो इसको बोलते हैं टेट्राडेंटेड लिगेंड। उसके बाद आता है आपका हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ईडीटा, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईडीटा। देखो ईडीटा क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इथाइल डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। ईडीटा की फुल फॉर्म क्या है, इथाइल डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। देखो स्ट्रक्चर भी देख लो, ये आपका क्या है, इथाइल डाईअमाइन, देखो ये आपका इथाइल था, है ना, ये आपका इथाइल था, एक आपका नाइट्रोजन ए रहा, एक आपका नाइट्रोजन ए रहा, तो डाई अमाइन हो गया। उसके बाद टेट्रा एसीटेट की 4 आपके एसीटेट ग्रुप लगे हैं, तो 4 आपके 2 हमने CO नेगेटिव ग्रुप इधर लगा दिए, 2 CO नेगेटिव ग्रुप आपके इधर हो गए, तो ए है आपका ईडीटा, क्या है, इथाइल डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, तो ये है आपका ईडीटा जो कि हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ईडीटा मतलब कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है कि डाईडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है कि हेक्साडेंटेड है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जनाब हेक्साडेंटेड लिगेंड आपका है, ठीक है। तो ये आप याद रखना है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिए हैं यही बार बार आपको आपके एग्जाम में दिखेंगी, ठीक है ना। उसके बाद एक लिगेंड्स की टाइप और भी है, एम्बिडेंट लिगेंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है लिगेंड की, एम्बिडेंट लिगेंड्स। देखो एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स विच हैव मोर देन 1 डोनेटिंग साइट, और लिगेंड्स जिनमें एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो उनको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। अभी जैसे एग्जाम्पल से और जल्दी समझोगे, एग्जाम्पल देखें तो CN नेगेटिव साइनाइड आयन जिसको हम बोलते हैं,
तो Cn नेगेटिव में दो जगह से क्या कर सकता है, लिगेंड डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। देखो Cn नेगेटिव क्या है, Cn नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी वैसे मैंने पहले बताया भी था आपको। तो Cn नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, तो इधर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब ये नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कार्बन से भी। तो इसमें एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, एक से ज्यादा पोजीशन से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो उन्हीं को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। लेकिन एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जगह से ही डोनेट होगा, ये नहीं कि Cn नेगेटिव आपके दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, या तो इधर से एक बार डोनेट करेगा या तो इधर से ही, ठीक है ना। डेंटिसिटी उनकी चेंज नहीं होती, डेंटिसिटी चेंज नहीं होती। जब आपका ये जो Cn नेगेटिव जो था आपका वो मोनोडेंटेट था, तो मोनोडेंटेट ही रहेगा, ये नहीं कि नाइट्रोजन से भी इसने डोनेट कर दिया, कार्बन से भी डोनेट कर दिया, एक टाइम पे एक से ही डोनेट करता है, ठीक है। तो Cn नेगेटिव के देखें तो Cn नेगेटिव अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हो, Cn नेगेटिव में अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हो तो उसको बोलते हैं हम साइनो, और अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हो, नाइट्रोजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हो तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनो। तो ये इन्हीं को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। देखो दोनों है तो Cn नेगेटिव का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बस इस केस में आपका कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इस केस में आपके नाइट्रोजन से डोनेट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं लिखा कि लिगेंड्स व्हिच हैव मोर देन वन डोनेटिंग साइट्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड्स, ठीक है। तो ऐसी और एग्जांपल भी आप देख सकते हो, NCS जैसे हो गया, तो इधर अगर नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, है ना, आइसोथायोसाइनो, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। और अच्छा पहले हम इधर थे ना, अच्छा मैंने इसके मतलब इधर बीच में लिखा हुआ है, देखो क्या है, ये दोनों इसी की हैं, देखो SNC और NCS। SNC क्या है, जब सल्फर से डोनेट कर रहा हो, जब मतलब देखो दोनों का, देखो SNC और NCS तीनों में, दोनों में सेम ही चीज है, इसमें भी एक सल्फर है, इसमें भी एक नाइट्रोजन, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक, दोनों का मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे कि हमने Cn के केस में देखा था। बस इस केस में क्या है, जब सल्फर से डोनेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं थायोसाइनो। थायो हम जनरली तब यूज करते हैं जब सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जब नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तब उसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनो। तो ए एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं कि सेम लिगेंड है, बस साइट डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट एटम पार्टिसिपेट कर रहा है डोनेटिंग में, ठीक है। कभी आपका एसेंस मतलब इधर इस केस में आपका सल्फर डोनेट कर रहा है और इस केस में आपका नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो एक से ओ लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो उनको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे आपका एग्जांपल ले लें NO2 की, NO2 नेगेटिव की ले लें, तो NO2 जब नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तब उसको हम बोलते हैं नाइट्रो। जब ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है, देखो ये भी आपका NO2 ही है, एक N 2 ऑक्सीजन, तो ये भी आपका NO2 ही है, बस लेकिन जब ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है तब उसको बोलते हैं O नाइट्रीटो। उसको क्या बोलते हैं, O नाइट्रीटो। अच्छा इसको N नाइट्रीटो भी बोल सकते हैं, इसको N नाइट्रीटो भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको O नाइट्रीटो बोला है तो इसको N नाइट्रीटो भी बोल सकते हैं, मतलब नाइट्रो तो बोलते ही हैं और N नाइट्रीटो भी बोल सकते हैं। तो ये यार बेसिक सी बात थी सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सबसे पहले हमने देखा कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, उसके बाद हमने लिगेंड्स की टाइप देखी कि लिगेंड पॉजिटिव चार्ज के भी हो सकते हैं, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड देखे और उसके बाद हमने एम्बिडेंट लिगेंड भी देख लिया, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब बात करेंगे आगे, थोड़ा अब इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे आएंगे अपना। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले मैंने वैसे आपको एक बार बताया था कि ये आपका 6 इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब लेकिन आपको क्वेश्चन बताता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सिंपली बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम, कि कितने सेंट्रल एटम ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इधर आपका साइनाइड है और आपको पता है कि साइनाइड क्या होता है, मोनोडेंटेड होता है। Cn नेगेटिव क्या होता है आपका, मोनोडेंटेड। तो एक Cn एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इधर आपके पास 6 Cn है, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुए, 6। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस केस में, 6 होगा। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने वो एग्जांपल लिया है
कि जैसे मैंने वही पहले आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज जस्ट सिंपली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम। जैसे मैंने फिर एग्जांपल ली है K4FCN6। अभी इनकी नेमिंग भी करा दूंगा, ठीक है। अभी नेम मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि आपको अभी उतना टेक्निकली कंफर्ट जोन आप महसूस नहीं करोगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेमिंग भी सीखेंगे। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, क्योंकि इसमें आपको पता है CN ग्रुप लगे हैं और हर एक CN आपके एक बॉन्ड बनाता है, उसकी डेंसिटी 1 होती है। तो 6 CN है तो 6 आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो ये आपका 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये मुझे बताओ। वीडियो को पॉज करो और सोचो, आराम से सोच के फिर आंसर देना और कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने सही सोचा था कि गलत सोचा था, ठीक है। मुझे बताना जरूर, ठीक है ना। तो इसका आपने क्या लिखा आंसर, क्या इसका आंसर आपने 4 लिखा? तो 4 लिखा तो गलत लिखा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था। आई ओपनर क्वेश्चन है, ठीक है, आपका दिमाग खोलने के लिए क्वेश्चन है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मैंने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ये नहीं कहा मैंने कि कितने ग्रुप अटैच हैं, ग्रुप तो इसके साथ 4 ही अटैच है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाए वो बात है। अब देखो ये क्वेश्चन से आपका कोऑर्डिनेशन का नंबर का कोई भी क्वेश्चन आए सब क्लियर हो जाएगा इन्हीं 2 एग्जांपल से। देखो आपको पता है कि अमोनिया है, अमोनिया तो आपको पता है कि मोनोडेंटेड है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो एक अमोनिया आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 अमोनिया है तो आपके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बन रहे हैं। लेकिन C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेट आयन। और ऑक्सिलेट आयन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सिलेट आयन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इधर आपके पास 2 ऑक्सिलेट आयन है, तो एक आपके कितने बनाएगा, 2 बॉन्ड। तो 2 कितने बनाएंगे, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड इधर से बने, 2 बॉन्ड इधर से बने, तो टोटल कितने बॉन्ड बने, 6 बॉन्ड बने। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। यही एक आई ओपनर क्वेश्चन था, बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे बेस्ट एग्जांपल कोई नहीं हो सकती। इससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर को समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कभी क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि 6 इसके साथ लगे हुए तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके साथ 4 लगे हुए 2 है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं भाई साहब, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। और एक एटम एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो हमने बात तो की थी ना अभी सारी। तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 + 2 एक मतलब C2O4 एक ऑक्सिलेट आयन आपके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इधर आपके पास 2 है ऑक्सिलेट आयन, तो इधर 2 है, एक आपके 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे, 4 बॉन्ड। 2 × 2 4 हो जाएगा। और एक अमोनिया तो आपका एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 अमोनिया है, तो 2 अमोनिया से आपके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बनेंगे। टोटल आपके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो 6 ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये था यार कोऑर्डिनेशन नंबर का एक एक्चुअल फील या एक एक्चुअल प्योर लेवल, एक परफेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं वर्नर थ्योरी की। वर्नर थ्योरी एक भाई साहब आए थे, उन्होंने एक थ्योरी दी अपनी, उन्होंने बताया कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो वर्नर भाई साहब ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वर्नर भाई साहब, ठीक है, मैटर शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर भाई साहब ने बेसिकली हमें ये बताया कि जो मेटल है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो ये मेटल है, ये आपकी 2 वैलेंसी शो करता है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब डिटेल में देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होता क्या है। पहले बस उसकी स्टेटमेंट क्लियर है कि वर्नर भाई साहब ने बेसिकली बस हमें इतना बताया कि मेटल जो है 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब बात करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी भैया क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी की दुनिया क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को मैंने एक बॉक्स में लिखा है कि इनमें डिफरेंस भी इजीली आपको समझ आ जाए।
प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? इट इज ए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल, कि इस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो हमें बताता है। क्या बताता है हमें? प्राइमरी वैलेंसी। देखो इस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? आई होप आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता हो आपको, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देखो K4 बाहर है, 4 पोटेशियम लगे हैं और हर एक पोटेशियम पे क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 4 पोटेशियम बाहर लगे हैं तो इधर इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी नेगेटिव चार्ज आएगा ना दूसरी स्पीसीज में। जैसे आपका NaCl होता था, तो अगर सोडियम पे मैंने क्या बना दिया, जैसे आपका NaCl होता था तो NaCl पे सोडियम पे अगर +1 चार्ज है तो Cl पे -1 ही ऑब्वियसली हो गई, तभी तो ये ओवरऑल जो आपका कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। तो इसी तरह पूरा जो आपका कंपाउंड है न्यूट्रल है। तो 4K पॉजिटिव है, मतलब 4 पोटेशियम आयन है और हर एक पोटेशियम में +1 साइन है। तो 4 पॉजिटिव चार्ज बाहर है, तो 4 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा, तो इसके ऊपर क्या है? 4 नेगेटिव चार्ज। तो बस अब आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? बहुत सिंपल है, बस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं X। ये सब हम बात रिडॉक्स रिएक्शन में कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना, कि X मान लेते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। प्लस एक CN पे कितना चार्ज होता है? -1, तो 6 CN है, तो 6 × -1 बराबर होगा, ऊपर कितना चार्ज है? ओवरऑल चार्ज कितना है? -4, तो -4 आपका A है। तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो। आई होप क्लियर हो, नहीं तो रिडॉक्स रिएक्शन जाके कर लो। एक लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन पूरा कंप्लीट किया है, एक चैप्टर भी हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी एक बार सीख जाओगे। तो X आपका आया इधर से क्या? इधर से आपका X आएगा +2, इधर से X आया आपका +2, है ना। इधर से जाएगा तो +2 आपका X आएगा। तो इसको बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, या प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है? प्राइमरी वैलेंसी सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो याद रखेंगे 2 नंबर है अपने पास, एक ऑक्सीडेशन नंबर, एक कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कि मेटल पे कितना चार्ज आया, सिंपली उसको ही ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है प्राइमरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है अपना सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है बात? आगे बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल, कि मतलब वैलेंसी चेंज होती रहती है। आयरन 2 पॉजिटिव में भी होता है, आयरन प्लस में भी होता है, आयरन पॉजिटिव, देखो आयरन आपका 2 पॉजिटिव में भी होता है, आयरन आपका पॉजिटिव में भी होता है और कभी कभी आयरन आपका 3 पॉजिटिव में भी होता है। तो जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है वो वेरिएबल है, कि मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरिएबल। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन वेरिएबल है, कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जैसे CN नेगेटिव आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो एक ही बनाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपकी वो हमेशा फिक्स रहती है। इट इज नॉन वेरिएबल फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए आपकी वैलेंसी सेम रहती है, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। आगे बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन इन ए वर्नर स्ट्रक्चर। ए आपका बेसिकली वर्नर स्ट्रक्चर है। वर्नर भाई साहब ने स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था हमें, तो उसमें बताता हूं, अभी आगे बता दूंगा कि प्राइमरी वैलेंसी को भी इतना याद रखो कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, कि जो डॉटेड लाइन है ए रिप्रेजेंट करती है अपनी प्राइमरी वैलेंसी को, और जो सेकेंडरी वैलेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। जो आपकी सॉलिड लाइन है ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है? सेकेंडरी वैलेंसी को। प्राइमरी वैलेंसी आपकी नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल मतलब क्या? मतलब प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, बस एक चार्ज होता है और चार्ज तो हमेशा नॉन डायरेक्शनल ही होता है, चार्ज की कोई डायरेक्शन थोड़ा ना होती है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। प्राइमरी वैलेंसी आपकी नॉन डायरेक्शनल होती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी आपकी डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर की, मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनते हैं उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना, कि इतने एंगल पे हैं। जैसे टेट्राहेड्रल में एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड के साथ एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। तो इनके बीच में एक डायरेक्शन है, एक फिक्स है, तो इसलिए इनका सेकेंडरी वैलेंसी की एक डायरेक्शन होती है, क्योंकि बॉन्ड हैव
डायरेक्शन, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसकी एक डायरेक्शनल नेचर होता है और जो ही उसकी डिसाइड करता है ज्योमेट्री को, डिसाइड करता है ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री मतलब जो उसकी हाइब्रिडेशन हम निकालते थे, है ना, जो स्केयर बाई पिरामिडल ये सारी, स्केयर प्लेनर ये सारी हाइब्रिडेशन हम निकालते थे, वो सब की बात है। इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में, अपने आने वाले लेक्चर में इनकी ज्योमेट्री निकालना सीखेंगे भी, ठीक है ना। अभी बात करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने कोई एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिया है, तो इसमें मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया कि आपको ये वर्नर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, इसका ये वर्नर स्ट्रक्चर है। तो इसमें बस मैंने आपको बस दिखाना ये चाहा कि डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन के बारे में बताना चाहा है कि ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको पता है, देखो अमोनिया तो आपका क्या है, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया के कारण तो कोई चार्ज नहीं आएगा इस पे, अमोनिया तो न्यूट्रल ही है ना, अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं है। अमोनिया आपका कहाँ है, अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। ये क्या है आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। इसके करके कोई मतलब ए आपका इससे मतलब इसके कारण आपकी प्राइमरी वैलेंसी में कोई फर्क नहीं आया या कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि इस पर ये तो न्यूट्रल है और चार्ज स्पीसीज कारण ही ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो इसने तो कोई फर्क नहीं डाला। लेकिन ये Cl आपके फर्क डालेंगे। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लोरीन के कर इधर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे कोबाल्ट पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, वही बात है, ठीक है। तो ए जो है आपके ए प्राइमरी वैलेंसी में काम आ रहे हैं, लेकिन ए आपके प्राइमरी वैलेंसी में काम नहीं आ रहे। तो उसी का यार उन्होंने वर्नर भाई साहब ने स्ट्रक्चर बनाया था कि ये कोबाल्ट है आपका, है ना, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया लगे हैं, तो 4 आपने अमोनिया दिखाए और सॉलिड लाइन से दिखाए कि जो सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि मतलब 4 कोबाल्ट ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 अमाइन ग्रुप ने या अमोनिया ग्रुप ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, किससे, कोबाल्ट से। तो ये सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर, या कहें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, ठीक है ना। और देखो अब मैं ए दो क्लोरीन को देखो, ए दो जो Cl है, ए दो Cl कौन से हैं, एक ए वाला एक ए वाला। A2Cl क्या कर रहे हैं, A2Cl पहली बात तो ब्रैकेट के अंदर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहे हैं, कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहे हैं। लिगेंड की तरह काम कर रहा है ना, इधर ACl तो इधर लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और ये कैसा काम कर रहा है, काउंटर आयन का। तो ये तो आपका लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है, पहली बात मतलब लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है, और इसके कारण इस पे चार्ज भी आएगा। इसके मतलब जब इधर Cl पे नेगेटिव है तो इधर कोबाल्ट पे एक पॉजिटिव भी आएगा, कि मतलब सिंपल सी बात करें, इधर Cl पे नेगेटिव चार्ज था तो इधर क्या आएगा, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। पूरे कटायन जब इसकी अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, X+0, अमोनिया का करके कोई नहीं आएगा चार्ज, लेकिन Cl करके आएगा। हर एक Cl पे कितना होता है, एक Cl पे -1 होता है, तो 2 Cl पे 2 × -1 बराबर होगा +1 के। तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकालोगे कि +1, और मतलब आपका X आ जाएगा 3, कि मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3। तो ये जो क्लोरीन है आपके ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन अमोनिया तो नहीं कर रहा है। अमोनिया बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो जब आपके एटम सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो तो आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो ए आपके अमोनिया है, ए अमोनिया को इसीलिए हमने रिप्रेजेंट किया सॉलिड लाइन से, क्योंकि ये सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो बस एक कोऑर्डिनेशन नंबर को काउंट करने में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर में इनका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो A2 क्लोरीन है, अब बात फिर से उसी पे करते हैं, जो A2 क्लोरीन है आपके, A2 क्लोरीन क्या कर रहे हैं, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे हैं, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बना रहे हैं, और साथ साथ में इस पे चार्ज भी लेके आ रहे हैं कोबाल्ट पे। तो मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी भी का भी इफेक्ट दे रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए इसको हमने सॉलिड लाइन भी लिखी इस पे, और डॉटेड लाइन भी लिखी इस पे, कि सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि ये सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहा है, और डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है। उसी तरह सेम बात इसी क्लोरीन की भी। लेकिन जो है बाहर वाला आपका Cl है,
ये जो बाहर वाला Cl है ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा है कोबाल्ट के साथ, ये तो काउंटर आयन ना, बाहर है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, लेकिन हाँ ये चार्ज जरूर दे रहा है कोबाल्ट को। इसके कारण कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क तो आया ना, क्योंकि अगर इसके कारण इधर प्लस चार्ज आया, इसके कारण इधर प्लस चार्ज आया है ना, प्लस चार्ज आया, इसी करके तो हमने वो लिखा कि x प्लस -2 इक्वल टू +1। अगर इधर चार्ज आता ही ना तो इधर 0 लिखते हैं हम, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 आता, तो इसके इधर जो आपका Cl था इसने इसका ऑक्सीडेशन नंबर में इफेक्ट डाला, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इफेक्ट डाला, इस करके आपका प्राइमरी वैलेंसी में तो काउंट कर रहा है लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं बना रहा है। तो एक Cl को जो एक काउंटर आयन था अपना, मैंने उसको ए रिप्रेजेंट किया, तो इधर बस डॉटेड लाइन ही है, इधर हमने क्या सॉलिड लाइन नहीं दिखाई, क्योंकि ये बस प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, ए Cl बस प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी में नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको वर्नर थ्योरी समझ आई हो। वर्नर भाई साहब ने सिंपली इतना कहा था कि 2 टाइप की वैलेंसी होती है मेटल में, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल ली जिसमें मैंने दिखाया कि आपको जो है क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आपके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें से 4 आपके अमोनिया बना रहा है, 2 आपके क्लोरीन बना रहा है। तो आपके मैंने दिखाया कि 4 पहले आपके 6 सॉलिड लाइन तो आएंगी 6 के 6 के पास, कि इसमें इन 4 अमोनिया में भी सॉलिड लाइन आएगी और Cl में भी, ये 2 Cl में भी आपकी सॉलिड लाइन आएगी, क्योंकि सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है 6 ने बनाया, तो इस करके सॉलिड लाइन इन 6 में शो की हमने स्ट्रक्चर में। उसके बाद डॉटेड लाइन की बात करें तो इधर अमोनिया के केस में डॉटेड लाइन नहीं आएगी, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कारण ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी फर्क नहीं आता। लेकिन क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक चार्ज स्पीसीज है, उसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क आएगा, और इस कारण इधर हमने डॉटेड लाइन भी लिखा सॉलिड लाइन के साथ साथ। और इसकी बात करें तो ए क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना नहीं रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा है, इस करके सॉलिड लाइन तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज लेके आ रहा है, इस करके इसमें डॉटेड लाइन आएगी। तो ये वर्नर भाई साहब ने बस ऐसे स्ट्रक्चर से भी हमें निकालना सिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देखो स्ट्रक्चर से ही इजीली बता सकते हो ना कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अरे सिंपली देखो, अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो बस आप क्या करो, टोटल देख लो कि कितनी सॉलिड लाइन है, जितनी सॉलिड लाइन होंगी उतनी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 सॉलिड लाइन है, तो 6 ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो स्ट्रक्चर से भी आप बता सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर पूछे कि इस आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कौन रिप्रेजेंट करता है? डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो कितनी डॉटेड लाइन है? 3 1 2 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। जाइए आप ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते, जाइए आप x - 2 बराबर +1 ऐसे करके निकाल लेते, तब भी आपका दोनों तरीके से सेम आया। बस क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो उसका। ठीक है, तो ये बात थी यार वर्नर थ्योरी के बाद। वर्नर थ्योरी की भाई साहब की बात ये थी, बस इतनी सी थी। ठीक है, उन्होंने इतनी बात हमने की थी। उसके बाद आगे बात करते हैं। आई होप वर्नर थ्योरी क्लियर होगी, और बहुत सिंपल सी थ्योरी थी, बस उन्होंने इतना ही बताया कि मेटल में 2 टाइप की वैलेंसी पॉसिबल होती हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक करते हैं आज के लेक्चर का, जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो इस पे बेसिकली आपको क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज ए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए गिवन कोऑर्डिनेट कंपाउंड या सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो उसको समझते हैं। पहली बात तो ये सैडविक भाई साहब ने दिया था। ठीक है, कोई सैडविक भाई साहब थे, लगता है ज्यादा सैड रहते थे, ज्यादा दुखी में रहते थे, तो उन्होंने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, उन्होंने एक नंबर दिया था, ये बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और ज्यादा क्लियर बताऊं तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनमें आपके CO या NO पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें आपके CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड या NO पॉजिटिव एज ए लिगेंड होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए उन्होंने एक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक कंसेप्ट दिया था। अभी बाद में देखते हैं, पहले कैलकुलेशन लेवल पे देखो इफेक्टिव एटॉमिक मतलब इन्होंने सिंपली यार जो ऐसे आपका निकल CO4, तो इसका आपको जो इस मतलब जो एक कंपाउंड है ना आपका, ये जो कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई थी,
और उसका रीजन उन्होंने बस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया। तो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक चीज निकाली जिसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने क्या कहा, पहली बात तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस लिए यूज होता है, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि सब में अप्लाई नहीं हो पाता, उसके लिए एक थ्योरी हम करेंगे आने वाले अपने लेक्चर्स में, ठीक है। उस कौन सी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे, वो उससे आपकी स्टेबिलिटी क्लियर होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये सब में नहीं लग पाता, वही मैं बता रहा हूं। उन्होंने पहले किया तो था कि मैं सबके बारे में बता पाऊं, उन्होंने सोचा तो यही था कि इससे हम सबकी स्टेबिलिटी बता पाएंगे, लेकिन बाद में देखा कि वो स्टेबिलिटी बस हम मतलब जब लीगेंड आपके दो लीगेंड हो तभी हम स्टेबिलिटी बता पा रहे हैं, बाकी में नहीं बता पा रहे हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन आपका स्टेबिलिटी के बेस पे जनरली नहीं आएगा कि आपको EAN से स्टेबिलिटी बतानी है। आपको EAN से क्वेश्चन बस इतना आएगा कि आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि इसका EAN बताओ या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है EAN को निकालने का? EAN को निकालने का फॉर्मूला है Z क्या है आपका? Z क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते थे, तो Z है आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम। एटॉमिक नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम, जैसे हम आगे एग्जांपल कर लेंगे। चलो, Z आपका क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप सेंट्रल एटम का ही निकालते हो, तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ए होता है आपका EAN का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना। अभी इसी साल 2020 में जेई के पेपर में आया था EAN, ठीक है ना। तो स्टेबल EAN, अब इन भाई साहब ने बस एक चीज दी थी कि जो मतलब अगर किसी कंपाउंड का जो EAN है वो 36, 54 या 86 आता है तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्टेबल है। उन्होंने बस इतना सा हमें बताया जो कि सब में नहीं लग पा रहा था। पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे हमने ली निकल की ली कि निकल के साथ 4 आपके क्या लगे हैं? CO ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिया, इसका EAN निकालना सीखते हैं। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में क्या है? पहले Z। तो Z आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28, ठीक है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, वो हमने लिख दिया। उसका माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकल का इधर क्या है? 0, क्योंकि इधर कार्बन मोनोक्साइड है और कार्बन मोनोक्साइड तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इस पर कोई चार्ज तो होता नहीं है ना। कार्बन मोनोक्साइड आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो कोई चार्ज होता नहीं, तो इसका निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी आएगा? 0, ठीक है। तो निकल का इस केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? 0, ठीक है। उसके बाद प्लस, देखो हमने Z लिख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो इधर आपका CO है, हर एक कार्बन मोनोक्साइड आपका एक बॉन्ड बनाता है। तो कितने आपके इधर कितने कार्बन मोनोक्साइड हैं? 4 हैं। तो आपके 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो 4 ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो 2 इंटू CN, तो 2 इंटू CN अपना क्या था? 4। तो 28 माइनस 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं था, प्लस 2 इंटू CN, क्योंकि 4 आपके बॉन्ड बन रहे थे। तो जब इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपका आया आंसर 36। और सैडविक भाई साहब ने इसी से बताया था कि जो आपका EAN अगर 36 आ रहा है तो आपका जो कंपाउंड है वो हाईली स्टेबल होता है। तो उन्होंने बस एक सिंपल सा एक ऐसी थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बस इसके बारे में बताया था कि जो एक कंपाउंड है एक हाईली स्टेबल क्यों है। तो उन्होंने बस एक थ्योरी दे दी कि जिनका EAN 36 आता है या 54 या 86 वो स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, लेकिन जो सब में नहीं लग पाई थी ये थ्योरी। तो इसलिए आपको क्वेश्चन जो आएगा इसी पे आएगा कि बस EAN कैलकुलेट करने के लिए। दो एग्जांपल और लेते हैं कि आपको और प्रैक्टिस हो जाए फॉर्मूले की। तो एक K4FeCN6, ठीक है, FeCN6 लिया तो EAN क्या होगा? पहले Z आपका क्या है? आयरन है इधर, तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। तो 26 इधर लिखा। ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, अभी हम जस्ट निकाल के हटे थे यार। देखो इधर आपका क्या है? K4 है, तो इधर क्या आएगा? जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इधर 4 पोटेशियम थे, तो इस करके इधर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? आयरन को अगर हम X माने, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X माने, तो आपके पास 6 CN है
और 6 CN है, हर एक CN पे -1 चार्ज है और बराबर होगा -4 के। तो इधर से आपका x आ जाएगा +2, इधर से आपका x आ जाएगा +2। तो x आपका क्या आएगा +2, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +2। तो आपका 26 -2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया था आपका +2, तो माइनस साइन तो पहले फॉर्मूले का ही था, उसके बाद 2, उसके बाद आपने 2 लिख दिया, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इधर आपका 6, क्योंकि 6 CN ग्रुप लगे हैं और हर एक CN एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 इंटू 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो इधर से भी आपका आंसर आया 36। तो ये आपने ऐसे आप EAN निकाल सकते हो। ऐसे एक और एग्जांपल ले लें, लास्ट एग्जांपल K3FeCN6। बस मैंने एक पोटेशियम और लेस कर दिया, पहले K4 था, अब वापस हम लिख देते हैं K4 था, अब बस मैंने K3 ले लिया। तो K3 ले लिया तो अब इधर क्या आएगा, अच्छा मैंने 4 नेगेटिव पहले इधर दिखा दिया था, तो चलो कोई बात नहीं। तो K3 है, तो अब K3 है तो आपका क्या आएगा, K3 है तो इधर अब 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो 3 नेगेटिव चार्ज आएगा बस। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपका बस इधर -4 की जगह -3 हो जाएगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि 6 तो CN है ही है। तो 6 इंटू -1 तो रहेगा ही, तो ये आपका इधर से क्या आएगा, x आ जाएगा इधर आपका +3, x आ जाएगा +3। तो इधर से आपका EAN क्या आएगा 26 -3 +2 इंटू 6, तो इधर से आपका EAN आया 35, EAN आया इधर से आपका 35। तो ऐसे आप यार EAN निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड का। Z पहले आप क्या लिखोगे, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका Z क्या था, आयरन था, तो 26 Z है इसका, -3 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आई होप आपको अब आ गया हो, वैसे ही देख के बहुत आसान था, 1-2 एग्जांपल से ही क्लियर हो जाता है, नहीं तो एक बार रिडॉक्स रिएक्शन भी आप देख सकते हो। उसके बाद +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कि 6 इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे, तो CN आपका क्या था 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो इधर आपका आया 35। अब मजे की बात यह है कि स्टेबिलिटी जो है वो 3 की, जब हमने देखा तो 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा थी 2 के रिस्पेक्ट में। मतलब 3 का EAN कितना आया 35, 2 का कितना आया 36। और सैडविक भाई साहब ने तो कहा था जिसका 36 होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इन दोनों में A वाला ज्यादा स्टेबल था इसके, तो उससे कंक्लूड हुआ कि सो इट इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है। इसकी स्टेबिलिटी को हम बहुत डिटेल में करेंगे जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम करेंगे, ठीक है, जिसमें हम CFSE की बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, उस पे बात करेंगे। तो ये बात थी यार इसके सारे, मतलब जो अपना फर्स्ट लेक्चर था, पहले हमने बेसिक्स भी देख लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की एग्जांपल भी देख ली, वर्नर थ्योरी देख ली और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी देख लिया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मोर एनर्जेटिक लेक्चर नेक्स्ट भी होगा और नेक्स्ट लेक्चर से आपके इंपॉर्टेंट चीजें भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना।